हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। सब स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे घर में और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्लास 12 कॉमर्स बिजनेस स्टडी के इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 ले रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, और टॉपिक है हमारा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशन का मतलब होता है वो फोर्सेस जिसके हेल्प से, जिसके कलेक्शन से हमारा एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो उन्हीं फोर्सेस के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो फोर्स है, पहला एनवायरनमेंट जो होगा, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारी देश की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ नेशन मींस ऐसी कोई भी चीज जो कि इकोनॉमी ऑफ नेशन को इन्फ्लुएंस करती है, तो वो चीजें आपके, वो ट्रांजेक्शन, वो इवेंट्स आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, एनआई, नेशनल इनकम, प्राइस लेवल चेंजेस, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और भी एग्जांपल होते हैं। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, और इनका इंपैक्ट हमारे बिजनेस कम्युनिटी पर या बिजनेस एनवायरनमेंट पर जरूर होता है। कि सपोज करो जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी घट रहा है, तो ये हमारे फैक्टर्स कहां से, फैक्टर प्रोडक्शन का होता है, बिजनेस के अंदर होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर होता है, तो वही हमारी जीडीपी को इफेक्ट भी करता है। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम से भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट होती है। तो वो सारी चीजें हमारे किसके अंदर आती है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती है। सेकंड एनवायरनमेंट है बच्चों सोशल एनवायरनमेंट। सोशल हो गया सामाजिक, और समाज के अंदर वो ट्रेडिशन, वो कस्टम, वो रीति रिवाज, प्रथा आती है, और वही फोर्सेस हमारे मिलकर सोशल एनवायरनमेंट बनाते हैं। जैसे कि लिखा है कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। एग्जाम्पल, रिजर्वेशन फॉर जॉब्स फॉर वुमेन। रिजर्वेशन फॉर जॉब्स फॉर वुमेन एग्जाम्पल है जिसका सोसाइटी पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है और साइड बाय साइड हमारे बिजनेस कम्युनिटी पर पड़ता है। अगर हम इस फैक्टर का, इस फोर्स का, जैसे कि लिखा है रिजर्वेशन फॉर जॉब्स फॉर वुमेन, इस फोर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, इसको समझेंगे नहीं, तो हमारे बिजनेस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। सपोज करो मेरा बिजनेस एंटरप्राइज है जिसमें मैंने रिजर्वेशन नहीं दे रखा है वुमेन को उनकी जॉब्स के लिए, तो शायद मेरे बिजनेस एंटरप्राइज का जो क्रिटिसिज्म है, जो विरोध है, वो वुमेन कम्युनिटी या वुमेन सोसाइटी करना शुरू कर दे। इससे, इस विरोध से, इस क्रिटिसिज्म से या इस विरोध से मेरे बिजनेस एंटरप्राइज पर, बिजनेस की फंक्शनिंग पर बहुत इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जहां पर मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है, मुझे वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी ध्यान रखना है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही देखकर अपनी फंक्शनिंग भी करनी है। नाउ थर्ड इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर बच्चों वो फोर्सेज आते हैं जिसके अंदर आपको पता लगता है कि गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है। मींस गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, गवर्नमेंट जो काम करती है, वही सारे फोर्सेज आपके पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। लिखा है रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। जैसे कि एग्जांपल बच्चों, लॉकडाउन के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट जो भी फंक्शन कर रही है, जो भी डिसीजन ले रही है कि पर्टिकुलर बिजनेस या पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज इस समय ओपन होंगी और उनका टाइम पीरियड अलॉट किया जा रहा है, वो सारे फंक्शंस, वो सारे डिसीजन किसके अंदर आते हैं बच्चों? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर। बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान सुनेंगे कि जो भी एनवायरनमेंट के डायमेंशंस हैं, ये आपस में इंटररिलेटेड भी होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपकी ये इंडस्ट्रीज या ये उद्योग ओपन होंगे, तो उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे पड़ता है? आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मींस कि जैसे जैसे वो शॉप्स खुलने लगेंगी, धीरे धीरे शॉप्स के नंबर्स बढ़ने लगेंगे खुलने के, तो उन शॉप से उनका बिजनेस ही बढ़ने लगेगा और देश के अंदर रेवेन्यू, इनकम भी जनरेट होने लगेगी, जीडीपी देश के अंदर बढ़ने लगेगा। तो गवर्नमेंट का डिसीजन जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर लिया गया, उसका डायरेक्टली रिलेटेड कहां से रहा? आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर। इस तरह से जो गवर्नमेंट स्कीम्स रन करती है देश के अंदर, उसका भी इंपैक्ट आपके बिजनेस एंटरप्राइज पर पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत गवर्नमेंट ने क्या लिया है कि हमें अपने देश के हर स्थान को स्वच्छ रखना है। तो यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइज को भी ध्यान रखना है कि हमें अपने बिजनेस फैक्ट्री के अंदर जो वर्किंग कंडीशन है, वो भी, उसका भी साफ सफाई का ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। देश के अंदर जो गवर्नमेंट लंबे समय तक स्टेबल रहेगी, वही गवर्नमेंट हमारे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए, हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा सोच सकती है और बेटर रिजल्ट दे सकती है। जैसे कि यहाँ आज के दिनों में हमारी गवर्नमेंट बीजेपी की है, और बीजेपी गवर्नमेंट जितने लंबे समय तक स्टेबल रहेगी देश के अंदर, वो उतने ही अच्छे और बेटर डिसीजन हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए ले पाएगी और इकोनॉमी के लिए भी ले पाएगी। नेक्स्ट आते हैं बच्चों लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स आते हैं, अधिनियम आते हैं, और वेरियस लॉज मींस कानून आते हैं। और जो भी कानून बनता है, जो कोर्ट के द्वारा बनता हो, वो सारे कानून किसके अंदर आते हैं बच्चों? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर। मींस ऐसे कानून, ऐसे लॉ जो बिजनेस एंटरप्राइज को
गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं, चलाने के लिए बनाए जाते हैं, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन या लॉज किसके अंदर आते हैं? लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। कोर्ट जजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये आपका लास्ट एनवायरनमेंट है या लास्ट डायमेंशन कह लीजिए। इसमें क्या है? साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। कंट्री के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जो बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड होगी, वो सब किसके अंदर आएगी? आपके टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। डे बाय डे बिजनेस एंटरप्राइज की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है और अपने प्रोडक्ट के मेथड को इनोवेट करता है ताकि वो गवर्नमेंट के डिमांड्स को और कंपटीटर्स को फाइट कर सके। वो सारे फंक्शन, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी स्ट्रेटेजीज लीगल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। हमारे देश के अंदर आप आज के टाइम पे देखेंगे, आज से अगर 5 साल पहले देखें या 6 साल पहले देखें, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स था उसका तरीका सिंपल था, मैनुअल था, ट्रेडिशनल था कि आपको दुकान पर जाकर ही सामान लेना पड़ता था। लेकिन प्रेजेंट एरा में ऑनलाइन बिजनेस आने से या ऑनलाइन ट्रेडिंग आने से आप घर बैठे ही सामान परचेज कर सकते हैं और घर बैठे आप सामान को सेल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आप घर बैठे ही सामान सेल भी कर सकते हैं। अगर आप कस्टमर है तो घर बैठे ही सामान खरीद सकते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों? टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट है या टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है। तो ये सारे फैक्टर्स, ये सारे फोर्सेस किसके अंदर आते हैं? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के भेजूंगा और आपको पीडीएफ फाइल भी भेजूंगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ऑल्दो यू हैव ऑलरेडी लर्न द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लेकिन यहाँ पर एक लिटिल इंट्रोडक्शन लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज लॉन्च्ड इन 1991 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ पीवी नरसिम्हा राव. P.V. Narasimha Rao took various steps for the improvement or betterment of economy of the nation. Economy of the nation generally depends on the business community or the business sector of the country. तो पीवी नरसिम्हा राव ने कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए थे जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को बेटरमेंट मिला था और इंप्रूवमेंट मिला था। तो उसके ही कुछ 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं या 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो पिलर है या पहला जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जो वर्ड है ये बना है, वर्ड लिया गया है लिबर्टी से। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम यानी कि आजादी। तो लिबरलाइजेशन के अंदर जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिए वो इस सोच के लिए कि हमारे देश के अंदर जितने भी बिजनेस सेक्टर्स हैं या जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है उनको बिजनेस करने में फ्रीडम, आसानी रहे या आजादी मिले। तो इट रेफर्स द एंड ऑफ लाइसेंस, कोटा एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शन। रेस्ट्रिक्शन माना होता है बाधाएं। तो एंड किया गया, समापन किया गया लाइसेंस का, कोटा सिस्टम का और बहुत सारे बाधाओं का ऑन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री के ऊपर काफी सारे लाइसेंस लगे रहते थे, उनको चलाने के लिए आपको लाइसेंस लेने पड़ते थे, काफी कोटा की फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ती थी। उन सबको यहाँ पर एंड किया गया, समापन किया गया लिबरलाइजेशन के अंदर, जिससे इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा होने लगा। एब्लिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट फ्यू, यहां पर यह बताया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज का लाइसेंसिंग सिस्टम एब्लॉइज किया गया, मींस खत्म किया गया, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसपे लाइसेंस लेना आज भी जरूरी है, जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट। ये ऐसी इंडस्ट्री जहां पर लाइसेंस लेना जरूरी होता है गवर्नमेंट से। हजार्डियस केमिकल्स, टैबैको, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव एंड अल्कोहल, ये 5 एरियाज हैं या 5 इंडस्ट्रीज है जहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम अभी भी जरूरी है। लेकिन इनके अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं या जितनी भी इंडस्ट्रीज आप सेटअप करना चाहते हैं वहां पर लाइसेंसिंग सिस्टम बिल्कुल एंड है। आप आजादी से, अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पिलर इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण, जहां पर की जो रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर है उसको धीरे धीरे कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा जो दूसरे लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको काम करने का मौका दिया गया। इट रेफर्स टू द ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मींस गवर्नमेंट सेक्टर का जो रोल है उसको कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया गया कि वो भी हमारे सेक्टर में काम करना शुरू करें। उसका तरीका था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब बच्चों आपने जो वर्ड यहां पर देखा डिसइन्वेस्टमेंट, इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए वर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। वर्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना या पैसा लगाना या किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और इसका जस्ट रिवर्स हो जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब किसी बिजनेस एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट
किसी दूसरे बिजनेस एनवायरनमेंट को बेच दिया जाता है या हैंड ओवर कर दिया जाता है, या इक्विटी किसी बिजनेस की या बिजनेस एंटरप्राइज की या कंपनी की किसी दूसरे सेक्टर को बेच दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या किया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी थी जहां पर पब्लिक सेक्टर काम करता था, उस इंडस्ट्रीज की इक्विटी या ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को बेची गई या दी गई, उसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिससे प्राइवेट सेक्टर को मौका मिला काम करने का इंडस्ट्रीज में। यहां पर लिखा गया है कि कुछ इंडस्ट्री आज भी ऐसी है जहां पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता, वहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही काम करेगा। इन इंडस्ट्री के अलावा सारी जगह प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, और वो एक्सेप्शन कौन सी इंडस्ट्रीज का है, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्युनिशन एंड रेलवेज। ये 3 इंडस्ट्री ऐसी है जहां पर पब्लिक सेक्टर ही काम करता है, यहां पर प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं है। इनके अलावा जो भी इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर है वहां पर प्राइवेट सेक्टर आसानी से काम कर सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट आपका कंपोनेंट है ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेशंस हैं और उनकी जितनी अर्थव्यवस्था है उनका इंटीग्रेशन होना या मिलना, आपस में मिलकर काम करना, दैट इज कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि दुनिया के अंदर जितने भी नेशंस हैं वो काम कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी काम कर रही है, वो आपस में मिलकर काम करेंगे, उनके अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगी, तब बन जाता है टर्म ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने के लिए इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, कि आपको इंपोर्ट करने में आसानी मिले। बिफोर 1991 इंडियन गवर्नमेंट के बहुत से स्ट्रिक्ट रूल्स थे कि हम केवल सिलेक्टेड आइटम्स का ही इंपोर्ट कर सकते हैं या सिलेक्टेड कंट्री से ही इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, सिलेक्टेड कंट्री से ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, उन सबको समाप्त किया गया। अब आज की डेट में हम हर एक कंट्री से, कोई भी कंट्री हमारे से, और हम किसी भी देश की इकोनॉमी से अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ा सकते हैं और कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर एबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक टैक्सेस होता है जो कि एक्सपोर्टिंग फर्म को देना पड़ता है, उसको भी समाप्त किया गया ताकि एक्सपोर्ट फर्म ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश हो और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाना शुरू करें। जैसे जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ेगा तो हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी या डिमांड हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि जब हम सामान इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, उस टैक्स को गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया ताकि हम आसानी से अपने देश में कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट आसानी से कर सकें और अपने देश में टेक्नोलॉजी को भी इंपोर्ट आसानी से कर सकें। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेरीज आप उससे पूछ सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इनसे रिलेटेड जो नोट्स है मैं आपको लिंक में भी प्रोवाइड करूंगा और उसका पीडीएफ भी आपको सेंड करूंगा। थैंक यू।